नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा में ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े, वहीं विपक्ष का एक भी वोट नहीं पड़ा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का साथ दिया। संविधान संशोधन बिल पर लंबी बहस के बाद मत विभाजन कराया गया। कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, लेकिन संशोधन खारिज हो गए। इस तरह वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये अहम बिल पारित हो गया। लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो चुका था। अब बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया कि संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की सूची को खत्म कर दिया जाता तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो बिल पर अब मात्र औपचारिकता बाकी है। राष्ट्रपति साइन करेंगे और ये बिल फाइनल तौर पर पास कहा जाएगा। दरअसल इस नए बिल में है क्या? यह बिल संविधान के 102वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। इस बिल के पास होने के बाद एक बार फिर राज्यों को पिछड़ी जातियों की लिस्टिंग का अधिकार मिल जाएगा। वैसे भी 1993 से ही केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही ओबीसी की अलग अलग लिस्ट बनाते रहे हैं। 2018 के संविधान संशोधन के बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद दोबारा से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 342 ए में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही आर्टिकल 338 बी और 366 में भी संशोधन किए गए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की। ओबीसी आरक्षण पर चल रहे विवाद के बीच सीएम शिवराज ने गुरुवार को ओबीसी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। 12 अगस्त दोपहर 3 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी। इस बैठक में ओबीसी को लेकर रणनीति तय की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इस बैठक में ओबीसी वर्ग के मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल और ओबीसी के प्रमुख विधायक शामिल होंगे। साथ ही महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों का पैनल भी इस बैठक में शामिल होगा। खबर संसद से है। राज्यसभा में मंगलवार को हुए हंगामे का जिक्र करते हुए अध्यक्ष वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने सदन में विपक्ष के बर्ताव की निंदा की है। वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में जो भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। विपक्ष संसद की मर्यादा भूल गया। उन्होंने आगे कहा कि संसद में जो हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं। विपक्ष सरकार को किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वेंकैया नायडू के भावुक होने पर विपक्ष नारेबाजी करता रहा। हंगामे के बीच राज्यसभा चेयरमैन ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो टेबल पर चढ़े हुए दिख रहे हैं। Words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for its withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. चलिए बात कुछ और खबरों की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उसी पसंदीदा बंगले में फिर शिफ्ट हो सकते हैं जहां से उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की यादें जुड़ी हैं। दरअसल उन्हें 27 सफदरजंग वाला बंगला अलॉट हो सकता है। फिलहाल इस बंगले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रहते हैं। वो मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अब उन्हें यह बंगला खाली करने को कह दिया गया है। उनके साथ कई पूर्व मंत्रियों को भी बंगला खाली करने को कहा गया है।
तो ये 27 सफदरजंग रोड एड्रेस है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आखिर ये क्यों खास है, ये भी जान लीजिए। सिंधिया के लिए 27 सफदरजंग रोड महज एड्रेस नहीं है, पुरानी यादें हैं। यहीं उनका बचपन बीता। तमाम अच्छे बुरे पल सिंधिया ने इसी बंगले में बिताए। ये वही बंगला है जो कभी उनके पिता माधवराव सिंधिया के नाम पर अलॉट था। इसी बंगले से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता का अंतिम संस्कार भी हुआ, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो यादें भी जुड़ी हैं। अब सिंधिया अपने परिवार के साथ लुटियंस जोन के बंगले में रह रहे हैं, पर उनकी तमन्ना यही है कि जिस बंगले में उनके बचपन और उनके पिता की यादें जुड़ी हैं, एक बार वो उसमें फिर से रह सकें। तो चूंकि ये बंगला पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम था, तब तक इस बात के कयास नहीं सामने आ रहे थे। लेकिन चूंकि अब रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र में मंत्री नहीं रहे हैं और सरकार ने उन्हें बंगला खाली करने को कह भी दिया है, तो अब ये चर्चा में है कि 27 सफदरजंग रोड का बंगला ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलॉट हो सकता है। चलिए बात अगली खबर की। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ और कमलनाथ यानी छिंदवाड़ा। कम से कम सियासत का सच तो यही है। लेकिन अब कमलनाथ को उनके गढ़ में चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी ने इसके लिए जो चेहरा चुना है वो कोई और नहीं बल्कि सिंधिया है। जी हां, सिंधिया जल्द ही छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके दौरे से पहले ही कमलनाथ ने अपने मोर्चे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। कमलनाथ के गढ़ में महाराज, नाथ को किले में घेरने की तैयारी, मैदान छिंदवाड़ा का, लड़ाई एमपी की सियासत के दो बड़े शत्रपों के बीच सीधी जंग की तैयारी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम कमलनाथ जल्द आमने सामने होंगे और इस सियासी लड़ाई में जंग का मैदान होगा कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। 18 अगस्त को सिंधिया छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। कई सालों के बाद सिंधिया छिंदवाड़ा जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनके साथ प्रदेश के 5 बड़े मंत्री भी होंगे। जाहिर है कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी ने बड़ी चतुराई से सिंधिया को आगे किया है। भाजपा की सरकार लाने वाले महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ भाजपा नेता हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अभी आगामी दिनों में छिंदवाड़ा दौरा होने वाला है। हम पूरे छिंदवाड़ा जिले का एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में भाजपा की शासन लाने के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति कृतज्ञ हैं और इस तरीके से भव्य स्वागत हुआ उनका हम करेंगे जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। सभी लोग आतुर हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी छिंदवाड़ा आएँ और हम उनका भव्य स्वागत, भव्य सम्मान करें। सिंधिया के छिंदवाड़ा दौरे को कांग्रेस और कमलनाथ कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि उनके दौरे से ऐन पहले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का 4 दिन का दौरा तय कर लिया है। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने पर पूरा फोकस करेंगे। हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद माननीय नकुलनाथ जी का दौरा कार्यक्रम 4 दिवसीय बन रहा है। यह दौरा 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बनाया गया है और इस दौरे में माननीय कमलनाथ जी संगठन के स्तर पर चर्चा करेंगे, हमारे सब वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, हमारे जो बूथ स्तर के, संगठन स्तर के, हमारे क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी, हमारे जितने भी अनुशासित संगठन हैं, इन सभी से चर्चा करने के उपरांत 3 दिवस हमारा दौरा रहेगा। पिछले 4 दशकों से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपना झंडा गाड़ा हुआ है और एक बार 1997 के उपचुनाव को छोड़कर बीजेपी कभी भी कमलनाथ को मात नहीं दे पाई है। लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ की जीत का अंतर घटा है, वो बीजेपी की उम्मीद की एक बड़ी वजह है। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में बीजेपी के पास वो चेहरा है जो कमलनाथ को चुनौती दे सकता है। जाहिर है आने वाले दिनों में छिंदवाड़ा में दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल सकती है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भोपाल दौरे से एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। कयास इसलिए भी तेज हो गए हैं कि विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद वो सीएम से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि वो कई मंत्रियों से भी मिले, लेकिन सीएम और उनके बीच हुई बात को लेकर चर्चा है। आखिर दोनों के बीच क्या मंथन हुआ,
क्या उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच कोई बात हुई? शिवराज से मिले कैलाश, मुलाकात सत्र खत्म होने के बाद, बैठक कांग्रेस के तीखे तेवर के बाद, क्या दिग्गजों के बीच उपचुनाव पर हुई बात? अब इसे संयोग कहें या फिर पहले से तय रणनीति का हिस्सा कि विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होते ही सीएम शिवराज से बीजेपी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय मिले। उन्होंने मंत्रालय पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात की। पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय 31 मई को भोपाल आए थे, तब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके नाम को लेकर अटकलें गर्म थी और आज भी 11 अगस्त को जब वो सीएम से मिले तो फिर से नए कयास लगाए जाने लगे। कैलाश जी भी केंद्र में मंत्री बनने वाले, चर्चा बड़ी तेजी से थी मध्य प्रदेश में। मेरा मतलब आप डिमोशन करना चाहते हैं? मैं महामंत्री हूँ, महामंत्री साहब मंत्री बनाना चाहते हैं, मेरा दोस्त हो कि दुश्मन हो? उपचुनाव में क्या स्थिति दिखती है मध्य प्रदेश में आपको बीजेपी की? हम जीतेंगे, काफ़ी सीटों पर जीतेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, शिवराज जी जिस जोरदार तरीके से प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं, तो लोगों को दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, तो काम तो बोलता ही। अपने भोपाल प्रवास के दौरान सीएम शिवराज के अलावा वो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, कृषि मंत्री कमल पटेल और मंत्री इंदर सिंह परमार से भी मिले। वहीं पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार समेत संघ के वरिष्ठ नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई। इतनी मुलाकात, इतनी बात और एक भी कयास का फिलहाल सच होना भी किसी अहम मुद्दे की ओर इशारा करता है। लेकिन जरा कांग्रेस को सुनिए, उसके भी सुर अलग ही है। भारतीय जनता पार्टी में कतिपय नेता ऐसी यात्राओं को राजनीतिक माहौल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। कतिपय नेता राहुल गांधी जी को बोलकर या नेहरू गांधी परिवार को बोलकर अपनी राजनीतिक हाइट बनाने की कुचेष्टा करते हैं। कुछ लोग यह कोशिश करते हैं अपनी राजनीतिक यात्राओं में संदेश देकर कि सरकार को मैं चला रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी प्रभारी भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा के साथ 3 विधानसभा उपचुनावों की सुगबुगाहट के बीच उनका सीएम से मिलना इसी ओर इशारा करता है, क्योंकि बीजेपी को भी प्रदेश में अनिल माधव दवे की कमी खल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे रणनीतिकार भी दिल्ली में व्यस्त हैं। सवाल यही है कि क्या उपचुनाव में कैलाश विजयवर्गीय अब अनिल माधव दवे और नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका निभा सकते हैं? क्या बीजेपी ने कांग्रेस के कास्ट कार्ड की काट ढूंढ ली है? क्या ये मुलाकात बीजेपी की नई रणनीति की शुरुआत है? जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र समय से पहले खत्म हो गया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये भी उठे हैं कि आखिर इससे किसका नुकसान हुआ। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का भी इस मसले पर एक बयान सामने आया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। 4 दिन का सत्र 3 घंटे में खत्म। क्या छूट गए जनता के मुद्दे? शोर शराबा, हंगामा क्यों बरपा? मध्य प्रदेश में मॉनसून सत्र महज 3 घंटे में खत्म हो गया। विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। इस सत्र से उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाएगी, कोरोना पर सरकार को घेरेगी, बाढ़ पीड़ितों की आवाज विधानसभा में उठेगी। लेकिन शोर शराबे के बीच विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए खत्म हो गया। समय से पहले विधानसभा सत्र खत्म होने से नुकसान किसका हुआ? विधानसभा के स्थगन से हमेशा प्रतिपक्ष के विधायकों को नुकसान होता है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि कई बार सत्ता पक्ष के विधायक ना भी प्रश्न पूछे तो चूंकि वो सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, सरकार से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से मिल करके वो तरह तरह के जो काम हो सकते हैं जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, वो करवाते रहते हैं। और प्रतिपक्ष के विधायकों के पास तो उनके काम कराने का एक ही, या जनता के बीच अपनी बात कहने का एक ही सबसे बड़ा कोई प्लेटफार्म है तो वो विधानसभा है। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी विधानसभा चलाने की जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के लोगों पर होनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया था या फिर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? क्योंकि 3 दिन तक कई मुद्दों पर घेरने का मौका मिल सकता था।
पिछले 15 महीने में कभी जनहित के मुद्दे पे इनने चर्चा की हो तो बताओ। कर ही नहीं सकते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष कहेगा कि मेरे को सदन का अनुभव ही नहीं है, तो किससे उम्मीद करें? बाकी शराब पे बात होती, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती, बाढ़ पे बात होती, तो हम जवाब देने की स्थिति में होते और जवाब देते। हालांकि सत्र को समय से पहले खत्म करने पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। देखिए, जिन विषयों महत्वपूर्ण विषयों पर स्थगन प्रस्ताव 139 के अधीन चर्चा ध्यानाकर्षण लगाए थे हमारे सभी विधायक साथियों ने, चाहे वो प्राकृतिक आपदा का विषय हो, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे 27% पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय हो, और चाहे अन्य विषय हो, बिजली की समस्या का, पर सरकार चर्चा से भगना चाहती। विधानसभा में पिछड़े वर्ग और आदिवासी मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इन वर्गों का सच्चा हितैषी कौन है, ये बताने की होड़ हुई। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि अगर कमलनाथ सच्चे हितैषी हैं तो दोनों पदों से इस्तीफा देकर पिछड़े वर्ग और आदिवासी नेता को नियुक्त कर दें। कमलनाथ जी से मात्र 2 निवेदन करता हूं कि वो अगर आदिवासियों के और पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं तो उनके पास अभी ऑप्शन है, वो अपना नेता प्रतिपक्ष पद से और कांग्रेस अध्यक्ष से दोनों से इस्तीफा तत्काल दें और दोनों पद एक पिछड़ा वर्ग के लिए, एक आदिवासी के लिए सौंप दें। इसमें कोई दो राय नहीं कि विधानसभा में विधायक जनता की आवाज उठाता है, लेकिन जिस तरह से सत्र समय से पहले खत्म हो गया, कई विधायकों की आवाज शोर शराबे के बीच दबकर रह गई। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और मध्य प्रदेश के बाद बात अब छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी अब उन मुद्दों की तलाश में है जिन्हें राजनीति के मैदान में उछालकर वो कांग्रेस को ललकार सके। फिलहाल बीजेपी के हाथ धर्मांतरण का मुद्दा लगा है, जिस पर वो कांग्रेस को राजनीति के अखाड़े में बुला रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा राज्य की राजनीति में ट्रेंड भी करने लगे। धर्म के नाम पर अखाड़ा, राजनीति के अखाड़े में दिग्गज, वार पलटवार की राजनीति। धर्मांतरण के मामले पर छत्तीसगढ़ की सियासत लगातार गर्मा रही है। बीजेपी इसे बड़े मुद्दे के तौर पर प्रदेश में उठाना चाहती है, तभी इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा को दी गई है। इसी बीच सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने धर्मांतरण मामले की जांच के लिए गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है। इससे पहले रामविचार नेताम भी ऐसी मांग कर चुके हैं। खास तौर पर आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण के मुद्दे को उठाकर बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाहती है। प्रलोभन, बहलाना फुसलाना, ये उनकी नीति है, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी शिक्षा के नाम पर, और इस प्रकार से उनको प्रार्थना कराना और उसके बाद ये बोलना कि अब आपको बीमारी नहीं होगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा इस प्रकार से बहला फुसला करके बनाते हैं। हमने विधानसभा में भी इस बात को उठाया है। मैं समझता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन सरकार के पास भी उसके हर आरोप का जवाब है। धर्मांतरण के आरोपों पर सरकार ने पलटवार किया है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अगर राज्य में ऐसे मामले हैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री को उसके आंकड़े पेश करने चाहिए। वो बीजेपी को उसकी सत्ता के 15 साल भी याद दिला रहे हैं। ये केंद्रीय मंत्री की स्वयं की नाकाबिलियत का इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने मंत्रिमंडल के गृह मंत्री जी को जांच के लिए वो कह रहे हैं तो उनको फैक्ट देना चाहिए, और थोड़े दिन बाद आपके सामने आ जाएगा कि धर्मांतरण अभी 2.5 साल में ज़्यादा हुए कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल में ज़्यादा हुए। आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। यूं तो अब तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई बड़ा सियासी मुद्दा नहीं बना है, तभी बीजेपी आने वाले दिनों में इसे आक्रामक तरीके से उठाना चाहती है, तो सरकार पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर इसे निष्क्रिय करने की कोशिश में है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इन दिनों एक सवाल ने यहाँ के मंत्रियों की नींद हराम कर रखी है, और वो सवाल ये है
कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को फोन कब करेंगे। इस सवाल पर पाकिस्तान की बेचैनी को मुल्क के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के जवाब से समझा जा सकता है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जियो टीवी के कार्यक्रम में कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को वो महत्व देना ही चाहिए जिसका वो हकदार है। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी नेतृत्व को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। हमें उनकी तरफ से हर बार कहा गया कि बात होगी। ये तकनीकी कारण है या जो भी हो, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब जो बाइडेन के फोन नहीं करने का मुद्दा पब्लिक डिबेट का भी हिस्सा बन गया है। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अमेरिका से बात करने के लिए मरी जा रही है। ग्यारह सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक वापस वतन लौट जाएंगे। ऐसे में हर कोई यही सवाल कर रहा है कि क्या अफगानिस्तान का क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके 65% हिस्से पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है और अब अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि तालिबान से अफगानिस्तान को ही लड़ना होगा। अमेरिका की ये बेरुखी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताज़ा बयान से झलकती है। उन्होंने अफगान के नेताओं से अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने की अपील की है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि अफगान नेताओं को एक साथ आना होगा। अफगान सैनिकों की संख्या तालिबान से अधिक है, उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें अपने देश के लिए लड़ना होगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान से सेनाएं वापस बुलाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि यूएस अफगान सेना को हवाई सहायता, खाना पीना, इक्विपमेंट और सैलरी देना जारी रखेगा। इसके बावजूद कि यूएस ने अफगानिस्तान में 20 साल में $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया, अपने हजारों सैनिक खो दिए। अमेरिकी ने अफगान बलों के 3 लाख से अधिक सैनिकों को ट्रेनिंग दी है और अब अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से वापस बुलाने के बाद ये बात कह रहा है कि अब अफगानिस्तानी सरकार को सैनिकों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।